हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज ये हमारे इंट्रोडक्शन टू लॉ का लास्ट क्लास है, जिसमें मैं आपका ये पूरा चैप्टर 1 कंप्लीट करने वाली हूँ। सो कुछ छोटे छोटे पार्ट्स हैं जिन्हें आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आता है अंडरस्टैंडिंग केस साइटेशन। अब हम सबसे पहले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं कि केस साइटेशंस क्या होती है। ये आपको कहाँ कहाँ काम आने वाला है मैं आपको पहले बताती हूँ। देखिए, एक तो केस साइटेशंस जो है, जब कभी भी आप कोई आंसर लिखते हैं, अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी जजमेंट आपको किसी के जजमेंट के या डिसीजन का बताना होता है, तो आपको ये जो केस साइटेशन है, ये इस तरीके से कभी भी आप केस का नाम लिखो तो ये तरीका होता है लिखने का। तो ये चीज़ एक तो आपको नॉलेज के पर्सपेक्टिव से भी पता होना चाहिए। दूसरा, आप जब आंसर्स लिखोगे, अगर आप लॉ स्टूडेंट हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी, तो आपको ये फॉर्मेट आना चाहिए कि किस सीरीज में लिखा जाता है। तो ये एक बहुत जनरल टॉपिक है, ये कोई सीसेट के बच्चों के लिए स्पेसिफिक नहीं है, ये बहुत जनरल है, सभी को ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो देखिए, इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, बहुत ईजी तरीके से समझाया इन्होंने। जैसे कि फरमान वर्सेस जॉर्जिया, फिर कॉमा करके 408 US 238 1972। जनरली आप देखोगे तो आपको इस तरीके के ही केसेस दिखते हैं। तो यहाँ पर ये जो फरमान वर्सेस जॉर्जिया है, वो एक्चुअल में केस नेम है। ये दोनों पार्टीज होती है। जो फरमान है, जो सबसे पहला जिसका नाम होता है, वो किसका होता है? प्लेंटिफ का, मतलब जो एक्चुअल में केस लेकर आया है। और जॉर्जिया मतलब जो सेकेंड पर्सन आता है, वो पर्सन होता है जिसके अगेंस्ट एक्चुअल में केस किया गया है। हमेशा ऐसा ही होता है। फर्स्ट पर्सन जो है वो एग्रीव्ड पर्सन है, प्लेंटिफ होता है जो कोर्ट में केस लाता है, एंड सेकंड पर्सन जिसके अगेंस्ट करते हैं। ओके, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट जो नाम है वो हम सिविल में कवर करते हैं, बाकी जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उसमें नाम अलग होता है, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर आता है इसके अंदर 408। ये 408 क्या है? तो 408 वॉल्यूम नंबर है। किस चीज का वॉल्यूम नंबर? तो ये जो यूएस है, तो ये क्या है? रिपोर्टर का नाम है, यूनाइटेड स्टेट्स रिपोर्ट्स। ओके, यूनाइटेड स्टेट्स रिपोर्ट, इस रिपोर्ट का वॉल्यूम नंबर क्या है? 408। और 238 जो है वो यहाँ का पेज नंबर है। और 1972 क्या है? द ईयर ऑफ डिसीजन। ओके, अब हम बात करते हैं, जैसे कि अपने सबसे लैंडमार्क एक बहुत बड़ा जजमेंट है, केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस। अब ये यहाँ पे केशव नंदा भारती कौन है? तो यहाँ ऑब्वियसली बात है, वो प्लेंटिफ है। स्टेट ऑफ केरला जो वो डिफेंडेंट है, यहाँ पे ये पार्टीज यहाँ पर इन्वॉल्व है। 1973 ईयर ऑफ रिपोर्टर है, यानी कि वो डिसीजन देने वाला जो केस जो पब्लिश हुआ था, वो कौन से केस में, कौन से ईयर में हुआ था? 1973 में। और इसे इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना, इसमें कॉमा लगता है पार्टीज के बाद में, और ईयर जो है वो क्या होता है? इसमें ब्रैकेट में रहता है। फिर 4 जो है वो वॉल्यूम नंबर है। एससीसी यहाँ पे क्या है? एससीसी इज एयर द सुप्रीम कोर्ट केसेस। और 225 क्या है? 225 पेज नंबर है। तो ये इस तरीके से केस की साइटेशंस होती है। तो आप इसे ध्यान रखना भाई, तुम्हारे ना जब तुम पेपर लिखोगे लॉ के अंदर, तो तुम्हारी बहुत काम आने वाली चीज है। ओके, अब देखो क्रिमिनल में क्या होता है, जो मैंने तुम्हें सिविल में बताया था कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट होता है, वो सिविल लॉ में है। लेकिन क्रिमिनल लॉ में क्या होता है, जनरली जो केसेस है वो कौन लेकर आता है? स्टेट लेकर आती है। जनरली केसेस जो है वो स्टेट, पीपल और ये लेकर आते हैं, नाम ये होता है। जैसे यूनियन ऑफ इंडिया, ये तुम लोगों ने देखा होगा कि स्टेट के नाम पे होता है। तो और अगेंस्ट अ पर्सन, वो पर्सन जिसके अगेंस्ट लेकर आ रहे हैं वो, तो जैसे कि नाथूराम शुक्ला वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, एक्चुअल में जो केस लाने वाला पर्सन है वो तो स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश ही है, ठीक है, या जो नाथूराम के अगेंस्ट केस कर रहा है। तो क्रिमिनल लॉ में क्या इस तरीके से भी लिखा जाता है, और दोनों तरीके से लिखा जाता है कि यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन कैम्ब्रिज। तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि एक ही तरीका है। नॉर्मली हम देखा जाए तो इसमें पहला जो नाम है वो विक्टिम या उसका नाम आता है, और उसके पीछे जो नाम है वो उस पर्सन के अगेंस्ट जिसके आगे किया गया है उसका नाम आता है। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा जो पहले से नाम चलता आ रहा है वही नाम हो। मतलब जैसे पार्टी केस स्टार्ट हुआ, मान लो आज तारीख है 10 अप्रैल। अब 10 अप्रैल को किसी XYZ ने किसके अगेंस्ट केस कर दिया? मान लो ABC के अगेंस्ट। ओके, अब जजमेंट आया, जजमेंट में XYZ जो है वो तो हार गया, और कौन जीत गया? ABC जीत गया। अब जो हारा हुआ पर्सन होता है वो क्या करता है? अपील कर देता है नेक्स्ट, ठीक है। तो जब वो अपील करेगा तो उस केस में उसका जो नाम है, मतलब जैसे चलो मैंने तुमको इसे XYZ में बता दिया। मान लो कि अगर है ना, मान लो कि इसमें ABC हार गया और XYZ जीत गया, तो वापस अब केस करने वाला, अपील करने वाला कौन है? ABC। तो यहाँ पर जो नाम है वो पहले ABC वर्सेस XYZ का अपील फॉर्म में आ जाएगा। तो इसलिए जो जीता हुआ पर्सन होता है वो इस तरीके से
रखता है नाम। आई होप आपको ये वाली चीज़ समझ आ गई होगी। साइटेशन वाला पॉइंट है, इजी है, इसमें इतना कुछ बहुत इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब कुछ एब्रीविएशंस है तो तुम्हारे क्या कहते हैं, तुम्हारे एमसीक्यूज के लिए तो काफ़ी ज़्यादा काम आ जाएंगे। तो ये देख लेना, ऑल इंडिया रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट केसेस, कंपनी लॉ जर्नल, इनकम टैक्स रिपोर्ट और लेबर रिपोर्ट, ये कुछ एब्रीविएशंस है। जनरली पूछते नहीं है बट फिर एक बार ध्यान रख लेना। इसमें तुमको जहाँ तक मुझे लगता है वो तुमसे इसका सीरीज पूछ सकते हैं। ओके, कि जैसे ये पूछ सकते हैं कि भाई 1972 मतलब यहाँ ईयर है, ये बता सके, पूछ सकते हैं कि बताओ इसे 408 क्या है। जनरली वॉल्यूम नंबर पे पूछ सकते हैं, क्योंकि जनरली बच्चों को कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है। वैसे चांसेस बहुत कम है क्वेश्चन इन पे आने के, मैंने सिर्फ जस्ट एक नॉलेज के बेस पे तुमको बताया है। अब आ जाते हैं इमर्जिंग लेजिस्लेशंस। इमर्जिंग लेजिस्लेशंस में कुछ नहीं, कुछ नए लॉज है जो अब आने वाले, आपका सीएस एग्जीक्यूटिव और ना जो प्रोफेशनल है उनमें आप पढ़ोगे। जब आप सीसेट क्लियर करोगे तो एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल में पढ़ोगे। अगर आप एलएलबी के स्टूडेंट्स हो तो आपके सेकंड ईयर और थर्ड ईयर ऑलमोस्ट आपके सेमेस्टर वाइज में ये कवर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड ईयर तक ये सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। तो अब जो सबसे पहला है, तो इसमें सिर्फ जस्ट एक स्लाइडली इंट्रोडक्शन है, तो मैं एक इंट्रोडक्शन ही देने वाली हूँ, क्योंकि डिटेल में आप जब सीएस एग्जीक्यूटिव में और प्रोफेशनल में पढ़ोगे, और मैं वैसे पढ़ाऊंगी भी, तो हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आता है सिक्योरिटी लॉ। सिक्योरिटी लॉज में जो कि सेबी, आपने पता होगा, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जहां पर कंपनीज के जो शेयर्स है, सिक्योरिटीज है, वो लिस्टेड और डीलिस्टेड, इस तरीके का जो प्रोसेस चलता है वो सब सेबी में है। सिक्योरिटी मार्केट, कैपिटल मार्केट, तो ये पूरा सिक्योरिटी लॉ तुम्हारा एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट है सीएस एग्जीक्यूटिव में। तो आप लोग वहां पर ये चीज़ जरूर पढ़ोगे, जिसमें आप पढ़ोगे सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, सेबी के बारे में, द डिपॉजिटरीज एक्ट और दूसरे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो इसके अंदर कवर होते हैं। और इसमें इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी एक्ट भी इस बार आप पढ़ने वाले हो। ये काफ़ी अच्छा है कि इन्होंने न्यू एक्ट्स कवर किए हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। इंटरनेशनली जो सेबी जो है वो हमारे इंडिया में है, लेकिन इंडिया से बाहर जो अथॉरिटी है वो फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी है। ओके, नेक्स्ट आता है इसके अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ जो है वो एक्ट है, 2000 में आया था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। और ये आईटी एक्ट तो आप सबको पता ही है। ये जनरली जैसे कि है ना, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स, साइबर कैफेज और इन सब साइबर क्राइम्स और ये सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। और अभी अभी में आईटी का रोल बहुत ज़्यादा है, जस्ट बिकॉज ऑफ एआई के वजह से, और डाटा डिजिटल जो प्राइवेसी और डाटा प्रोटेक्शंस है उनकी वजह से आईटी का रोल बहुत ज़्यादा हुआ है। इसलिए तुम्हें अब आईटी एक सेपरेट एक्ट में पढ़ने को मिलेगा। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीएस एग्जीक्यूटिव में आपको एक मॉड्यूल मिलेगी जिसमें आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट होगा, और सीएस प्रोफेशनल में आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट्स दिए जाएंगे, उसमें से एक सब्जेक्ट ये होगा आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट। और आपको वो सब्जेक्ट अगर आप पढ़ना चाहो तो आप वो चूज कर सकते हो, उसमें आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे। तो ये एक्ट एक्चुअल में किसके बारे में है, तो ये होता है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट्स को जनरली करता है। अगर आजकल आप लोगों ने देखा होगा, बहुत फेमस है मीडिएशन है ना, ये काफी ज्यादा चलता है कि भाई हम बाहर ही, आजकल कोर्ट के बाहर ये इतनी लंबी प्रोसीडिंग्स और इतने केसेस को हम इतने लंबे टाइम तक नहीं करना चाहते, तो हम जल्दी ही केस को सॉल्व कर देते हैं। तो इस वजह से आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट जो है वो आर्बिट्रेशन और कंसिलेशन के वजह से आता है। अब ये कहाँ से जनरेट हुआ है, तो आप यहाँ पढ़ने वाले हो। तो द न्यू लॉ इज बेस्ड ऑन यूनिसिट्रल लॉ। ये हमारा जो इंडियन एक्ट है ना, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट, वो एक्चुअली यूनिसिट्रल लॉ से ही लिया गया है। ओके, मॉडल ऑन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। इसमें ये सारे एक्ट्स होते हैं, ये बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो सिर्फ एक जस्ट एक इंट्रोडक्शन में नाम बता रही हूँ, ये बहुत डीप है। ठीक है, फिर आता है मीडिएशन लॉ। अब पहले मीडिएशन लॉ सेपरेट नहीं था, मीडिएशन कोई तरीके का एक्ट नहीं था, लेकिन 2023 में मीडिएशन का एक्ट आया है, इसलिए सीएस के अंदर मीडिएशन एक्ट को जोड़ा गया है। तो जो मीडिएशन के केसेस होते हैं वो वही होते हैं। मीडिएशन का मतलब यही होता है कि जब दोनों पार्टीज आपस में कोई भी तरीके का डिस्प्यूट लेकर आती है, तो एक थर्ड पार्टी, जो न्यूट्रल थर्ड पार्टी होती है, वो उन्हें बातचीत करके सॉल्व करवाती है। तो इट्स लाइक अ फॉर्म ऑफ आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। तो कोर्ट के बाहर के जितने भी तरीके हैं अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के, वो मीडिएशन के अंदर होते हैं। ये इसमें से आपके क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत रेयर है। बस जस्ट एक आपसे ऊपर से शायद पूछ सकते हैं कि भाई आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट या क्या होता है, कौन से एक्ट में कवर होता है, तो आपको नाम पता होना चाहिए, दैट्स इट। इसके अलावा इसमें कुछ इतना मैटर नहीं करता। नेक्स्ट आता है डीपीडीपी एक्ट, जिसे हम डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन लॉ कहते हैं। ये 2023 में आया था और ये अभी मैंडेटरी है। जितनी भी कंपनीज है, कोई भी बिजनेसेस है, उनमें डीपीडीपी लॉज को फॉलो करना जरूरी होता है, क्योंकि ये वो बताता है जैसे कि हम जो भी पर्सनल डाटा लोगों का कलेक्ट करते हैं, हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयज, क्लाइंट्स और जो सप्लायर्स, इन सबको हम कॉन्टैक्ट करते हैं, तो उनके सबके भी तो हम पर्सनल डाटाज अपनी कंप्यूटर में, अपने
अपने पास में सेव कर रहे हैं, तो इसकी क्या प्रोटेक्शन है? आप कहीं मिसलीड कर दो, आप कुछ ऐसा कर दो जिसके वजह से कुछ फ्रॉड वगैरह हो जाए, तो ये सब होने के चांसेस है। सो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, पर्सनल डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए डिजिटली जो सेव होते हैं उनके लिए ये एक्ट बनाया गया है। इसमें सॉफ्टवेयर आप अपने इंस्टॉल करते हैं, कंपनीज, हर कंपनीज में ऐसा होता है, तो वो प्रोटेक्शन के लिए ही होता है, तो ये इसलिए किया गया है। ओके, कंपटीशन लॉ, कंपटीशन एक्ट है 2002 का। इसमें बेसिकली कंपटीशन एक्ट में आप ये पढ़ोगे कि जो भी मार्केट में एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस, यानी कि मोनोपोली क्रिएट करना, जैसे होता है ना एमआरपी एक सेट करते हैं, बट कुछ लोग होते हैं जो एमआरपी से भी कम की प्राइस पे है ना बेच रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है जो कस्टमर है वो तो एमआरपी से कम की प्राइस से ले लेगा, तो मोनोपोली सेट कर लोगे, आप मार्केट की प्राइस डाउन करो, तो ये एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस नहीं करनी है। एमआरपी मतलब आपको यही फिक्स रेट है, आप ये हर किसी के ज्यादा बेचना है करो, लेकिन एमआरपी फिक्स होती है, वो आपकी मर्जी, वैसे भी कोई लेगा नहीं। तो ये कुछ रूल्स होते हैं जो कंपटीशन एक्ट में बताए गए हैं, जो किस तरीके से फेयर मार्केट कंपटीशन होता है। ठीक है, कंपटीशन रेफर्स टू अ सिचुएशन इन अ मार्केट प्लेस, तो वो सब इसके बारे में बताएगा। ये आप पढ़ोगे, पूरा सेपरेट एक्ट है सीएस एग्जीक्यूटिव में, आप इसको पढ़ने वाले हो। फिर आता है क्रिमिनल एंड एविडेंस लॉ, जो भी सीएस एग्जीक्यूटिव में सब्जेक्ट है। अब जो 2023 में क्या है कि 3 न्यू लॉज रिफॉर्म हो गए थे। पहले उनका नाम था सीआरपीसी, फिर इसके अंदर था आईपीसी, और फिर था इंडियन एविडेंस एक्ट। अब इन तीनों का नाम चेंज हो गया, सिर्फ नाम चेंज हुआ और कुछ सेक्शंस उन्होंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है और सेक्शंस के नंबर चेंज कर दिए। अब जो नाम है वो है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। भारतीय न्याय संहिता इस बीएनएस, मतलब आईपीसी का नाम जो है ना, आईपीसी इंडियन पिनल कोड, जिसमें सारे पनिशमेंट्स होते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है वो है सीआरपीसी, जिसमें क्रिमिनल की प्रोसीजर होता है। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसमें एविडेंस का प्रोसेस होता है, जो कोर्ट में एविडेंसेस होते हैं ना, उस चीज का। तो ये अब तीनों नए लॉज है, तो आप सीएस एग्जीक्यूटिव में अब ये नाम से पढ़ोगे तो आपको इतना पता होना चाहिए। सी सेट में तो एटलीस्ट आपको इतना पता होना चाहिए, क्योंकि आप आगे पढ़ोगे तो हो सकता है कि इन पे क्वेश्चन आ जाए, जानने के लिए कि भाई बच्चों को पता है या नहीं। आईपीआर क्या होता है? तो आईपीआर बेसिकली, आईपीआर लॉज जो है वो जैसे आपने सुना होगा ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, है ना, पेटेंट, ये सारे क्या है आईपीआर है। अब आईपीआर का मतलब होता है कि जब कभी भी कोई आप ऐसी चीज, कोई यूनिक न्यू, आप ह्यूमन माइंड और ह्यूमन इंटेलेक्ट से, मतलब इंटेलेक्चुअल मतलब क्या कहते हैं, जीनियस पर्सन, जिसे बात करने से कुछ चीजों को सीखने को मिलता था, इंटेलिजेंट पर्सन, तो वो इंटेलेक्चुअल वही है जो ह्यूमन माइंड, ह्यूमन इंटेलेक्ट से बनी हुई चीज जो लगता है लोगों के काम आ रही है, तो उसके ऊपर आप अपना राइट रख लेते हो, उस प्रॉपर्टी पे आप अपना राइट रखते हो। वो प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकती है, इट कैन बी अ बुक जो आपने खुद ने लिखी है, इट कैन बी अ लिरिक्स, जो म्यूजिक के लिरिक्स है वो, या फिर कोई गाना, या आपने कोई ऐसा लोगो बनाया है जो सबसे डिफरेंट है, आपकी कंपनी का नाम सबसे डिफरेंट है, ब्रांड नेम, ये सब का क्या है आईपीआर होता है। ये आईपीआर राइट जो है वो इन्हीं के बारे में होता है। इसमें आप 4 तरीके के पॉइंट्स पढ़ोगे, जैसे कि पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और डिजाइन एक्ट भी आता है, ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट भी आता है। तो ये कुछ तुम लोग ये पढ़ने वाले हो आईपीआर एक्ट में, ये भी आपके सीएस एग्जीक्यूटिव में कवर होगा। साथ में सीएस प्रोफेशनल में आपके पास में ऑप्शन होता है इलेक्टिव में, तो आप ये चूज कर सकते हो। इसमें एक प्रॉपर करियर होता है, आईपीआर लॉज होते हैं, लॉयर्स होते हैं, पेटेंट लॉयर्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं रेरा। सो रियल स्टेट रेगुलेशन लॉज, जो रेरा है वो किसके लिए होता है? तो वो रियल स्टेट के लिए, रियल स्टेट में लाइक आपको पता ही होगा रेरा के रूल्स लगते हैं, जो कि बेसिकली रियल स्टेट सेक्टर, जैसे कि कोई भी लैंड, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन हम करते हैं, कोई घर है, अपार्टमेंट है हमने खरीदा, तो इनसे वो जो रियल स्टेट एक्चुअली बन रहा है, जैसे कोई भी बिल्डिंग बनी है तो उसका प्रोसेस क्या है ना, वो उसमें रेरा काम आता है। अगर कोई अपार्टमेंट बना है तो अपार्टमेंट के रूल्स क्या है, तो वो रेरा वहां पे काम आता है। रेरा के रूल्स हमें वहीं पे फॉलो करने पड़ते हैं। हर स्टेट के अपने खुद के रेरा रूल्स होते हैं, एक कॉमन है, एक बाकी सबके होते हैं। जैसे गुजरात का रेरा है, राजस्थान का रेरा है, एमपी का, महाराष्ट्र का, सबके एवरी स्टेट हैव देयर ओन रेरा रूल्स, बट विद पैरेलल टू द मेन रेरा एक्ट के साथ में आपको उसे फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि हर स्टेट की स्टैम्प ड्यूटीज अलग होती है, हर स्टेट का प्रोसेस अलग होता है और उनके खुद के इंटरनल से लैंड रूल्स जो है वो अलग होते हैं, इसलिए ये डिफरेंट करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेलीकम्युनिकेशन लॉज। टेलीकम्युनिकेशन लॉज जैसे टेलीकम्युनिकेशन एक्ट आ जाता है, जैसे कि जो टेलीकम्युनिकेशन एक्ट है वो मतलब जो रिलेटेड टू इंडियन टेलीग्राफ या इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ है ना, वो जैसे मतलब कंसोलिडेटेड लॉ है बेसिकली टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज का, जो नेटवर्क्स वगैरह हम बात करते हैं, है ना, नेटवर्क, इंटरनेट वगैरह, ये सारा उसी से रिलेटेड है। ये अभी लेटेस्ट ही है टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023, तो इसलिए न्यू लॉ है, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो 2009
2019, वैसे ये पुराना है लेकिन ये न्यू आया था तो उसके हिसाब से हुआ है। कंज्यूमर राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए है, जैसे मैंने तुम्हें एमआरपी वाला आइडिया वो बताया। तो अब ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन में भी कवर होता है। अगर तुम उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, तो मैं लगता है जैसे एक्सपायरी डेट है, अब अगर एक्सपायरी डेट मेंशन नहीं की गई है प्रोडक्ट पे, या तुम्हें एक्सपायर्ड प्रोडक्ट दे दिया किसी सेलर ने, तो ऐसे केस में तुम कंज्यूमर कोर्ट में जाकर केस फाइल कर सकते हो अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये भी तुम आराम से पढ़ने वाले हो। इसका एक प्रॉपर कंज्यूमर कोर्ट होता है, कंज्यूमर रिड्रेसल कोर्ट, और वहां पर कंज्यूमर जो लॉयर्स होते हैं, जो स्पेशली इनके ऊपर स्पेशलाइज होते हैं, वो भी प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर तुम्हें आगे जाकर कोई प्रैक्टिस, तुम लॉयर की तरह प्रैक्टिस करने वाले हो, तो तुम्हारे पास में ये सारे सब्जेक्ट्स है, इन पे तुम आराम से डिटेल में पढ़ के तुम इनमें एलएलएम भी कर सकते हो। ओके, इनमें तुम प्रॉपर अपना स्पेशलाइजेशन करके फिर आगे बढ़ सकते हो। जैसे कि मैंने अपना जो एलएलएम है, मेरी मास्टरी जो है वो आर्बिट्रेशन कंसिलेशन एक्ट और ये मीडिएशन पे है। ओके, एडीआर में ही अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में मैंने इस सब्जेक्ट के अंदर क्या किया हुआ है, मैंने एलएलएम किया हुआ है। सो आई नो दिस सब्जेक्ट एंड आई हैव एन एक्सपीरियंस अबाउट दिस सब्जेक्ट। तो आई होप आपको यहाँ पर ये पूरा एरिया समझ आ गया होगा। मतलब ये जो मैंने आपको पूरा इंट्रोडक्शन टू लॉ के चैप्टर 1 समझाया, उसका ये लास्ट पार्ट था। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बट नॉर्मल है, जो मैंने आपको थोड़ा थोड़ा करके बता दिया है। अब ये देखो कुछ क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन दिखा रही हूँ। इस तरीके के क्वेश्चन आपके सीसेट में आ सकते हैं। अगर आपको जुडिशरी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें आपके कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से आ सकते हैं। ओके, जूरिस्प्रूडेंस का पार्ट है, दैट्स व्हाई। और यहाँ पर आप ये चारों क्वेश्चंस देखिए और इसके आंसर्स आप मुझे प्लीज कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि इसमें मुझे थोड़ा पता चलेगा कि यार बच्चे वगैरह देख रहे हैं कि नहीं। आप चाहो तो पहले के वीडियोस देख के इनमें आंसर्स टिक भी कर सकते हो। ओके, नहीं तो ऐसा होगा तो हम जरूर डिस्कस करेंगे। बहुत ईजी है, इसमें कुछ ज्यादा वो नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अब ये वाला एक क्वेश्चन है, एन अंडरलाइन प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल डिसीजन विच इज बाइंडिंग इज कॉल्ड। तो देखो अब ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल डिसीजन जो बहुत ज्यादा बाइंडिंग होता है, तो उसे क्या कहा जाता है। तो अब आप मुझे 6th क्वेश्चन का आंसर जरूर बताना, क्योंकि मैंने इसको एक वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है। ओके, अब आपको रेशियो डिसिडेंटी, स्टेट डिसीज और ऑबिटर डिक्टा का ना अगर मतलब पता होगा तो आप ये आंसर 100% फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, ये जैसे ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काइंड ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का काइंड नहीं है, तो आपको पता है कि प्रेसिडेंट के काइंड हमने पढ़े थे, तो उसमें कौन सा आपको ऐसा लगता है कि जो नहीं है। ओके, कस्टम्स विदाउट सैंक्शंस आर कॉल्ड एज, अब उन्हें क्या कहा जाता है ये भी मैंने आपको बताया। तो जो जो चीजें मैंने आपको अंडरलाइन कराई थी ना, वो सब आपके क्वेश्चंस के फॉर्म में ही है। ओके, सो यू जस्ट चेक इट एंड रीड इट अगेन। और अगर आपको कोई भी तरीके का डाउट हो, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। मैंने आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ऑलरेडी गिवन है। आप मुझसे पर्सनलाइज कोचिंग ले सकते हैं और डिटेल में पढ़ने के लिए भी, और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको CS के जो लास्ट 5 साल के पेपर्स है वो मैं आपको पूरे प्रॉपर सॉल्व करवा दूंगी। इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको ये CS पेपर सॉल्व करवाने हैं 5 साल के, लास्ट 5 ईयर्स के, तो आई कैन टेक अ प्रॉपर कोचिंग फॉर दैट। पर्सनल सेशंस मैं आपके ले लूंगी। आपको बस आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिए, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, और आप मुझे बस मैसेज कीजिए कि मैम मुझे CS पेपर जो 5 साल के CSET के पेपर है मुझे वो सॉल्व करवाने हैं, करने हैं। आप मुझे डिटेल शेयर कर दीजिए, मैं आपको डिटेल शेयर कर दूंगी। अगर आपको लगता है फर्स्ट क्लास वैसे भी फ्री है, मैं सेकंड क्लास से चार्जेस लेंगे, बहुत मिनिमम चार्जेस है, इतने कुछ हाई फाई चार्जेस नहीं है, बहुत मिनिमल चार्जेस है। तो यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट मी विद दिस एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट चैप्टर। तो आप प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन के लिए ना बेल बटन दबाना, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।